Hello, my dear young minds. Welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biochem. So, today I am back with a new, fresh topic that is transcription in eukaryotes. So, in my previous videos, I have already covered transcription in prokaryotes, but the series has some problem with that. So, today we are doing its another part that is transcription in eukaryotes. So, without any further discussion, let's begin. ना ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स जो फ्लो रहने वाला है वीडियो का वो मैं आपको पहले बताऊं तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरएनए पॉलीमरेज बिकॉज एज वी हैव सीन प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है बट इन यूकैरियोट्स वी आर हैविंग सेपरेट 3 आरएनए पोल फॉर डिफरेंट थिंग्स सो आरएनए पोल देन हम ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेंगे पीआईसी बनाएंगे उसके बाद इलोंगेट करेंगे आफ्टर इलोंगेशन जनरली बुक्स में लिखा होता है इनिशिएशन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग पढ़ाई जाती है बट जो एक्चुअल फ्लो है लाइक अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ तो वॉटसन वॉटसन है रुसेल है जो जेनेटिक्स मोल बैग की अच्छी बुक्स हैं तो जो एक्चुअल जो प्रोसेस होता है दैट इज पहले इनिशिएशन होता है उसके बाद इलोंगेशन आफ्टर दैट आरएनए की प्रोसेसिंग चलती है कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग उसके बाद टर्मिनेशन होता है पूरा ट्रांसक्रिप्शन का उसमें भी दो मॉडल्स होते हैं टॉर्पेडो और एलोस्टेरिक मॉडल सो लेट्स बिगिन नाउ आरएनए पोल सो अनलाइक प्रोकैरियोट्स जैसे प्रोकैरियोट्स में था देयर वाज ओनली सिंगल आरएनए पोल यूकैरियोट्स में हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर आरएनए पोल्स होते हैं ठीक है आरएनए पोल 1 पोल 2 एंड पोल 3 अब पोल 1 तो न्यूक्लियोलस में है बट पोल 2 और पोल 3 दीज आर इन न्यूक्लियोप्लाज्म अब पोल 1 क्या करता है पोल 1 किसे ट्रांसक्राइब करेगा 20s 28s 18s 5.8s आरआरएनए गॉट इट आरएनए पोल 2 जो हमारा मेन आरएनए पोल है जिससे हमें काम करवाना है दैट इज वो एमआरएनए को करता है बिकॉज प्रोटीन्स के लिए हमें क्या चाहिए हमें एमआरएनए चाहिए तो एमआरएनए को कौन ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए पोल 2 एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर और एमआईआरएनए उसके बाद आ जाता है आरएनए पोल 3 टीआरएनए 5s आरआरएनए और यू6 एसएनआरएनए तो ये वेरियस आरएनए होते हैं यहाँ पे एस वैल्यू क्या होती है वो सेडिमेंटेशन रेट होता है सेंट्रिफिकेशन के टाइम पे सेडिमेंटेशन का जो रेट होता है दैट इज एस वैल्यू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट 11 में भी एनसीईआरटी में देयर वाज अ लाइन कि एस वैल्यू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है तो ये वही है ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन को बल्क में करने के लिए बल्क ऑफ द राइबोसोमल आरएनए प्रोडक्शन उसके बाद ईस्ट में जब पोल 2 होता है उस वो 12 सब यूनिट का होता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर उसका होता है ओपन एंड जो है वो पॉलीमरेज का काम करते हैं अलोंग द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड ठीक है बिकॉज यू शेप्ड है तो जो ओपन एंड होंगे वो पोल का काम करेंगे और रिकॉग्नाइज करते हैं ये किसे प्रमोटर एलिमेंट्स को जो इंटरनल प्रमोटर एलिमेंट्स है उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और ये होता है +1 ट्रांसक्रिप्शन से डाउनस्ट्रीम में ठीक है अ डिफाइनिंग स्ट्रक्चरल फीचर होल ट्री का ये डिफाइनिंग स्ट्रक्चरल फीचर होता है बिकॉज जनरली क्या होता है यहाँ पे +1 है स्टार्ट साइट है यहाँ पे तो इससे ये वाला तो स्ट्रीम का पार्ट है डाउन स्ट्रीम का सॉरी दिस इज द डाउन स्ट्रीम पार्ट और इससे ऊपर जो है पार्ट दैट इज ऑफ अपस्ट्रीम पार्ट तो मेजरली प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है सभी में मेजरली प्रमोटर प्रेजेंट होता है इधर की साइड अपस्ट्रीम की साइड आरएनए पोल 2 भी जो रिकॉग्नाइज करता है पोल 1 यहाँ प्रेजेंट होता है बट इन केस ऑफ आरएनए पोल 3 वो प्रमोटर प्रेजेंट होता है डाउन स्ट्रीम की तरफ ठीक है आगे मूव करें ना हियर अब हम पढ़ते हैं प्रमोटर के बारे में तो प्रमोटर एमआरएनए का प्रमोटर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कोर प्रमोटर एलिमेंट्स जो हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है 5 प्राइम रीजन 5 प्राइम यूटीआर जो ट्रांसक्राइब नहीं होता इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है और यहाँ तक जाती है
जहाँ पे हमारा टर्मिनेशन कोडॉन का, उसके बाद का जो रीजन बच जाता है दैट इज 3' यूटीआर, और बीच का ये पूरा है प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक बात आती है कि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अब आरएनए बनाना है हमें दैट टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए की फॉर्मेशन करता है। दो स्ट्रैंड कर फॉर्मेशन करेंगे आरएनए की, तो उससे क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें मिलेगा। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर आपने 11th में 12th में आई थिंक बायोटेक के चैप्टर में भी अगर पढ़ा होगा एक टॉपिक, देयर वाज अ टॉपिक ऑफ जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आरएनए होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगर हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो वो कराएगा जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस। और अगर जीन साइलेंसिंग होगी तो हमें प्रोटीन तो नहीं मिलेंगे, हमारे जीन तो साइलेंट हो जाएंगे, वो तो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को अवॉइड करते हैं। और बाकी आगे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन में भी थोड़ा कंफ्यूजन उसे हो जाता है ट्रांसलेशन में आगे जाके, तो वी प्रेफर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये तो बात होगी डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड की। बैक टू द प्रमोटर, तो उसमें सेवरल बॉक्सेस होते हैं। मेन बॉक्स जो होता है दैट इज टाटा बॉक्स, जिस पे रहता है सीक्वेंस TA -30 बेस पेयर पे प्रेजेंट होता है। हियर इज द टाटा बॉक्स, -30 पे अराउंड ये प्रेजेंट होता है टाटा बॉक्स। बाकी भी बॉक्स होते हैं दैट इज कैट बॉक्स, GC बॉक्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं इससे अपस्ट्रीम में। मेनली टाटा बॉक्स होता है जो पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। इससे आगे होता है यहाँ पे INR, इनिशिएटर रिकॉग्निशन। इनिशिएटर रिकॉग्निशन +1 जहां से इनिशिएट होगा। उसके बाद कोर प्रमोटर अराउंड होता है 40 से 60 न्यूक्लियोटाइड का, और ये मिनिमल सेट है एक्यूरेट इनिशिएशन के लिए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये BRE क्या है? TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। जो TF2B अभी हम आगे पढ़ेंगे इनिशिएशन में, एक प्रोटीन आएगा रिकॉग्निशन एलिमेंट, उसे रिकॉग्नाइज करने का काम होता है BRE का। टाटा बॉक्स पूछा जाता है कि यूकैरियोट्स में कौन सा होता है प्रमोटर के तौर पे, कौन सा बॉक्स होता है, तो दैट इज टाटा बॉक्स और गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। उसके बाद होता है इनिशिएटर आरएनए, बाकी भी आगे प्रेजेंट होते हैं DPE, DCE और MTE होता है मोटिफ 10 एलिमेंट, बट इसका जनरली ज्यादा डिटेल में काम नहीं होता। ये जो है दिस इज अकॉर्डिंग टू वॉटसन, रुसेल। तो ये IIT जाम एस्पिरेंट्स, नीट के लिए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ऑब्वियसली। सो BSc MSc IIT जाम गेट एस्पिरेंट्स के लिए दिस इज well enough, this is more than enough. So let's proceed. Initiation, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अब इनिशिएट करवाना है, सबसे पहले एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स आता है TF2D। TF2D आके टाटा बॉक्स से बाइंड करेगा, जैसे कि हमने अभी देखा टाटा बॉक्स। तो TF2D नाम का एक प्रोटीन आएगा, वो यहाँ पे बाइंड करेगा। अब ये मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है, इसके पास होता है TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और TAF, इससे एसोसिएटेड कुछ फैक्टर्स। तो TBP क्या करता है, वो टाटा के सीक्वेंस को फिजिकली डिस्टॉर्ट करके उसे बेंड कर देता है, राइट? और एक इनिशियल कमिटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब अगर मैं बताऊं कि TF2D आया और जैसे ही उसने टाटा बॉक्स पे बाइंड किया, तो इस बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन फिजिकली लाइक कुछ डिस्टॉर्ट हो गई, कुछ ऐसे हो गई, मतलब बॉक्स अपनी शेप में नहीं रहा, और इस फिजिकल डिस्टॉर्शन की वजह से एक इनिशियल कमिटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद ये रिक्रूट करता है TF2A और TF2B को। TF2B और TF2A आएंगे। TF2B रिकॉग्नाइज करेगा BRE एलिमेंट जो टाटा से पहले था -37 बेस पेयर पे, और TBP को स्टेबलाइज करेगा। जो TBP यहाँ पे आया था टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, उसे स्टेबलाइज करेगा, और TF2A फर्दर आके इस पूरे को स्टेबलाइज करेगा कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, आफ्टर TF2A TF2F आएगा RNA पोल 2 को लेकर। TF2A RNA पोल 2 को लेकर आएगा प्रमोटर कॉम्प्लेक्स पे, और ये नॉन स्पेसिफिक DNA बाइंडिंग को सप्रेस करेगा। मतलब जैसे कि पोल 2 आया और वो कहीं भी जाके बैठ गया, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। करेक्ट साइट पे पोल 2 को पोजीशन करने का काम होता है TF2F का।
आफ्टर दैट TF2E अडेप्टर का काम करता है और TF2H की रिक्रूटमेंट कराता है। TF2H आके पोल 2 की कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन CTD को फॉस्फोरिलेट करता है, उसमें फॉस्फोरस ऐड करता है ATP को यूज करके, और उसके बाद ये TF2H जो हेलिकेज है वो DNA स्ट्रैंड को सेपरेट करके ओपन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और हमारी ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। लेट्स सी। फिर यहाँ पे दिस इज द TF2D जो हमने भी देखा, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स TBP और TAF को लेकर आएगा, बाइंड करेगा। इसकी शेप टाटा बॉक्स की जो शेप है वो फिजिकली डिस्टॉर्ट करेगी। इनिशियल कमिटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। TF2A और B का रिक्रूटमेंट होगा, वो भी ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दैट TF2F और RNA पोल आएगा, आकर ये ज्वाइन करेगा इसे INR पे, इनिशिएशन रिकॉग्निशन +1 साइट पे। दिस इज द मिनिमल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद TF2E और H आएंगे और क्या करेंगे, हेलिकेज ओपन करेगा, अनवाइंड करेगा यहाँ से, और हमारा बनेगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स दैट इज PIC। यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाती है फाइनली PIC की। गॉट इट। अब इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो ज्यादा तो डीप में जाने की इसकी नीड नहीं है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। देयर इज अ फैक्टर TTEFD, ये काइनेज होता है। ये CTD को फॉस्फोरिलेट करता है सीरीन 2 रेजिड्यू पे। सीरीन रेजिड्यू को सेकंड पोजीशन पे जो सीरीन रेजिड्यू होगा उसे फॉस्फोरिलेट करेगा और एक इलोंगेशन फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है, दैट इज spt5। दिस इज द इलोंगेशन फैक्टर। इसे रिक्रूट करेगा, इसे एक्टिवेट कर देगा, और ये इलोंगेशन फैक्टर उसके बाद ये रिक्रूट करता है TATSF1 को। दिस इज ऑल्सो इलोंगेशन फैक्टर। इतना ज्यादा आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है, जस्ट बट फिर भी एक बार देख लेना कि कौन कौन से इलोंगेशन फैक्टर्स क्या काम करते हैं ओवरऑल। ELL एक प्रोटीन होता है। सबसे पहला ELL का जो ह्यूमन जीन है वो आइडेंटिफाई किया गया था एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के केस में। ये क्या करता है, ये इलोंगेशन रेट को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। मतलब पोल 2 अगर बीच बीच में कहीं रुक रहा है, बार बार पॉज कर रहा है, तो उसके टाइम को, पॉजिंग के टाइम को रिड्यूस करेगा। और अगर पॉजिंग का टाइम रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली जो इलोंगेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये, उसके बाद TF2S प्रूफ रीडिंग का काम करता है, जो पोल 2 की इनहेरेंट RNAs एक्टिविटी उसे स्टिमुलेट करेगा। कोई भी मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस हो गया उसे एक्साइज करना, उसे ठीक करना। अंडर स्ट्रेस जो फिडिलिटी है ट्रांसक्रिप्शन की, अंडर स्ट्रेस भी ट्रांसक्रिप्शन को मेंटेन रखने का काम इसका होता है। उसके बाद फैक्ट, दिस इज फैसिलिटेट्स क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शन। एक हेटेरोडाइमर होता है, ह्यूमंस के केस में spt16 और SSRP1 होता है इसमें। इसके केस में POB3 आ जाता है। ये क्या करता है, जो हमारा न्यूक्लियोसोम का H2 है, H2 भी डाइमर होता है न्यूक्लियोसोम में, उसे रिमूव कर देता है। अब वो रिमूव हो गया तो न्यूक्लियोसोम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, पोल 2 वहां से इजिली पास कर पाएगा। बिकॉज क्या होता है, DNA की पैकेजिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम, फिर स्ट्रिंग, न्यूक्लियोसोम, यूक्रोमैटिन की लूज पैकिंग होती है बीच बीच में न्यूक्लियोसोम। अब पोल 2 जब उसे ट्रांसक्राइब करेगा तो उसे न्यूक्लियोसोम को तो पास करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोसोम का H2 H2B डाइमर को रिमूव करेगा, न्यूक्लियोसोम के डिस्टेबलाइजेशन की वजह से वहां से इजिली पास कर जाएगा। देन इमीडिएटली फैक्ट जो है वो रिस्टोर करेगा डाइमर को बिहाइंड द पॉलीमरेज, तो न्यूक्लियोसोम भी रिस्टोर होता चला गया और पोल 2 मूव करता चला जाएगा। इस तरीके से पूरी लॉन्गेशन चलती है। आफ्टर दैट यहाँ पे आती है RNA प्रोसेसिंग, जिसमें पहले आती है 5' कैपिंग। 5' कैपिंग में सबसे पहले आती है RNA ट्राइफॉस्फेटेस। RNA ट्राइफॉस्फेटेस क्या है, 5' ट्राइफॉस्फेट से गामा फॉस्फेट रिमूव करेगा। ऐसे होते हैं ना, फॉस्फेट 3 लगे होते हैं सीक्वेंस में, देयर आर 3 फॉस्फेट इन सीक्वेंस 5' एंड पे, अल्फा, बीटा और उसके बाद गामा। तो RNA ट्राइफॉस्फेट आके इस वाले फॉस्फेट को रिमूव कर देगा तो 2 बचेंगे, ये 2, अल्फा और यहाँ पे बीटा फॉस्फेट, राइट। उसके बाद डाइफॉस्फेट एंड बच जाएगा,
ये प्रिपेयर करेगा सबस्ट्रेट को ग्वानाइल ट्रांसफर के लिए। उसके बाद आएगा ग्वानाइलाइल ट्रांसफेज। ये जीएमपी ऐड करेगा 5 प्राइम डाइफॉस्फेट पे। दिस इज द जीएमपी। जीएमपी को ऐड किया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक अनयूजुअल लिंकेज बनती है 5 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बॉन्ड ये ओनली 5 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड होता है मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल में। इसके बाद आएगा 7 मिथाइल गुआनाइन ट्रांसफेज और 7 मिथाइल गुआनोजीन को ऐड कर देगा। मतलब ये जो गुआनिन का जीएमपी का मॉलिक्यूल था इसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल का एक ग्रुप ऐड कर देगा। ऐसे नहीं कि 7 मिथाइल वो ऐड करेगा, नहीं, 7th पोजीशन पे वो एक मिथाइल का ग्रुप ऐड कर देगा, तो 7 मिथाइल गुआनोजीन। अब ये मिथाइल ग्रुप आता कहाँ से है, तो इसका डोनर होता है सैम, एस एडेनोजाइल मिथ्योनीन। दिस इज द मिथाइल डोनर। अब इसके बाद जो मॉडिफाइड ग्वानिन बेस का एडिशन है 5 प्राइम एंड पे, ये को ट्रांसक्रिप्शनली अकर करता है, मतलब इलोंगेशन के अर्ली फेज में ही ये हो जाता है, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके एक्सोन्यूक्लियस के डिग्रेडेशन से। ठीक है, बिकॉज हम आगे भी पढ़ेंगे इसकी वजह से जहाँ पे कैपिंग नहीं होती है, जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं होती है, वहां से टर्मिनेशन हो जाता है। दिस इज द एलोस्टेरिक मॉडल। तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैपिंग की जाती है, अर्ली एलोंगेशन फेज में हो जाती है। उसके बाद स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में होगा इंट्रॉन का रिमूवल होगा। वेरियस स्प्लाइसिंग के भी अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, बट मेनली अकर करता है स्प्लाइसोसोम कंपोजिशन, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स की वजह से। स्प्लाइसोसोम में होते हैं 150 प्रोटीन्स और 5 एसएनआरएनए, जिसमें मेनली है U1, U2, U4, U5, U6 और अराउंड 100 से न्यूक्लियोटाइड लंबा हर एक एसएनआरएनए होता है। इस तरीके से मेच्योर एमआरएनए बनता है, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2। बीच के इंट्रॉन्स निकल जाते हैं लैरिएट की फॉर्मेशन में। दिस इज द लैरिएट। इस फॉर्म में बीच के सारे इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, सारे प्रोटीन्स यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो पहले क्या होगा, असेंबली। पहले U1 बाइंड करेगा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। इस तरीके से ये पूरा होता है। इधर की तरफ होता है 5 प्राइम, इधर की होगा 3 प्राइम, इधर GC, इधर AG। GC और आई थिंक AG, GC और GU आई थिंक होता है, GU AG। और बीच में यहाँ पे होगा ब्रांच पॉइंट A, एडेनिन। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो U1 बाइंड करेगा यहाँ पे आके 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, जब वो इधर बाइंड करेगा, और U2 बाइंड करेगा आके इधर ब्रांच पॉइंट पे, सॉरी, U2 बाइंड करेगा ब्रांच पॉइंट पे। आफ्टर दैट U4 और U6 आएंगे। U4 और U6 आकर यहाँ पर बाइंड करेंगे। उसके बाद U5 SNRN आके ज्वाइन करेगा और बाइंड करेगा एट U1। तो जब U1 आया, U5 SNRN ने ज्वाइन किया। यहाँ पे देखिए U1 सबसे पहले कौन आया, लेट्स सी द सीक्वेंस। U1 आया और 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड कर गया। उसके बाद U2 आके ब्रांच पॉइंट पे बाइंड किया। U4 और U6 आएंगे एक साथ। उसके बाद U5 आएगा। U5 आके उसने U1 पे बाइंड किया और U1 पे 5 प्राइम पे बाइंड किया। U2 ब्रांच पॉइंट पे बाइंड करेगा और ये दोनों लूप फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे एक लूप बन जाएगा इस तरीके का, दिस इज लैरिएट। और ये लूप बनाने के बाद U4 डिसोशिएट कर जाएगा, वो निकल जाए। असेंबली हो गई, ये पूरी असेंबली है लैरिएट की। इसके बाद पहले ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी कि 5 प्राइम स्प्लाइस साइट जो है वो क्लीव हो जाएगी। जब 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे कट लगेगा, उसके बाद एक फ्री 5 प्राइम एंड हमें मिल जाएगा, जो ब्रांच पॉइंट एडेनोसिन पर अटैक करके लैरिएट की फॉर्मेशन करेगा। गॉट इट। और यहाँ से बनेगा 2 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इस तरीके का। फिर सेकंड ट्रांजिस्टरिफिकेशन रिएक्शन में 3 प्राइम स्प्लाइस साइड भी क्लीव हो जाएगी और एक्सॉन निकल जाएंगे दोनों तरफ से, और यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो लैरिएट की ऑल इन ऑल आपको जितना याद रखना, दैट इज यहाँ पे लैरिएट की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, सेकेंड होती है, और बीच में लैरिएट की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट ट्रांसएस्टेरिफिकेशन में। किसमें अनयूजुअल बॉन्ड बनता है, किसमें यूजुअल बॉन्ड बनता है, दिस यू ऑल हैव टू रिमेम्बर।
अब इसमें वेरिएंस कितने आते हैं? पहला ऑल्टरनेटिव मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने बना दिया। जैसे अगर ये एक पूरा mRNA है, तो यहाँ पे एक्सॉन 1, पहले मैंने यहाँ पे फिर एक्सॉन 2 अरेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्सॉन 3 अरेंज कर दिया। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने एक्सॉन 1 कर दिया, उसके बाद मैंने 3 कर दिया, उसके बाद मैंने 2 कर दिया। तो दिस इज ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। इसके बाद आती है ट्रांस स्प्लाइसिंग। इसमें एक्सॉन्स जो है वाई शेप्ड इंट्रॉन्स के फॉर्म में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है इस शेप में, रादर देन यहाँ पे लैरेट्स नहीं बनते हैं, यहाँ जस्ट वाई शेप्ड के फॉर्म में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। दो डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल से एक्सॉन ज्वाइन होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे वाई शेप की फॉर्म में निकलते हैं। अब सेल्फ स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं जैम गेट में, सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप 1 में 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाहर से एक जी न्यूक्लियोटाइड आएगा। जो हमने लास्ट स्लाइड में ही मैकेनिज्म देखा था, उसमें क्या था, उसमें अंदर ही अटैक हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, बाहर से एक जी न्यूक्लियोटाइड आएगा, बाहर से ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड आया और वो अटैक करेगा 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, जिसकी वजह से लीनियर इंट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर था ना उसका। यहाँ पे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट थी, इसके अंदर यहाँ पे जी सी, यहाँ पे ब्रांच पॉइंट, और यहाँ पे इंट्रॉन, ये पूरा पार्ट इंट्रॉन का था। 3 प्राइम के बाद भी ये पार्ट इंट्रॉन का ही था। तो यहाँ पे 3 प्राइम अगर मैं बनाऊं अभी दिखाने के लिए जस्ट, तो इससे पीछे का पार्ट भी इंट्रॉन का ही है। तो यहाँ पे आके ग्वानिन ने कट लगाया 5 प्राइम पे, और ये जो इंट्रॉन है ये लीनियर फैशन में निकल जाएगा। किस फैशन में? लीनियर फैशन में। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन U1 U2 U4 किसी की भी जरूरत नहीं होती है, सिंपल खुद आरएनए कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड। फिर ग्रुप 2 की जो सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है उसमें लैरिएट की फॉर्मेशन होती है। उसका केमिस्ट्री बिल्कुल सेम है जैसे हमने स्प्लाइसोसोम का देखा अभी, बट जस्ट द डिफरेंसेस, उसमें कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्मेशन उसमें भी लैरिएट की ही हो रही है। तो इसमें अनयूजुअल बॉन्ड बनता है, जहां लैरिएट की फॉर्मेशन होगी वहां अनयूजुअल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बाद आ जाती है टेलिंग, 3 प्राइम पॉली एडेनाइलेशन। अब यहाँ पे टेलिंग कैसे हो रही है, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे 200 के अराउंड एडेनिन के रेजिड्यू का एडिशन हो जाता है। तो पहले सीटीडी पे, पोल 2 के सीटीडी पे कैरिड होते हैं कुछ फैक्टर्स, सीपीएसएफ, क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर, और सीएसटीएफ, क्लीवेज स्टिम्युलेशन फैक्टर, सीटीडी की टेल पे आते हैं। और पॉली ए सिग्नल जैसे ही ट्रांसक्राइब होता है, उसके बाद ये दोनों फैक्टर सीटीडी से आरएनए पे ट्रांसफर हो जाते हैं और कुछ क्लीवेज प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये अब सीटीडी से कहाँ आ गए, आरएनए पे। उसके बाद ये वहां पे जाके 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड पे ऐड कर देते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, एटीपी का यूज करके। यहाँ पे कोई भी डीएनए आरएनए टेम्पलेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती रीड करने की, जस्ट सिंपली ऐड कर देते हैं। उसके बाद, और ये कौन करता है, पॉली ए पॉलीमरेज पैप। पैप को रिक्रूट किसने किया, इन दोनों फैक्टर्स ने। उसके बाद आएगा पीएबीपी, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ये उस पॉली ए की टेल पे इमीडिएटली कोट कर जाएगा, उसे प्रोटेक्ट कर सके, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेडेशन से उसे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो सीपीएसएफ सीएसटीएफ, उसके बाद पैप, उसके बाद पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। आफ्टर दैट टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन क्लीवेज और पॉलीएडेनाइलेशन के साथ ही कपल्ड होती है। पहले टॉर्पेडो मॉडल, मतलब ये टॉर्पेडो की तरह भागता है, लाइक दैट। तो जैसे ही पॉलीसाइट की क्लीवेज हुई, पॉलीएडेनाइलेशन हुई, तो डाउन स्ट्रीम का जो आरएनए सेगमेंट है वो अनकैप्ड रह जाता है। टेल के बाद का सेगमेंट तो कैप भी नहीं होगा अभी, तो वो वल्नरेबल होता है डिग्रेडेशन की, वहां पे डिग्रेडेशन हो सकती है। तो ईस्ट के केस में RAT1 होती है, ह्यूमंस के केस में होती है XRN2। ये उस न्यूली एक्सपोज्ड फ्री 5 प्राइम एंड पे लोड हो जाती है, और ये हाईली प्रोसेसिव होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। तो ये एक्सोन्यूक्लियस भाग भाग के चेस करेगी पोल 2 को। सी यहाँ पे ये टेल लग गई थी, तो यहाँ पे इसकी लोडिंग हो गई, बिकॉज ये अनकैप्ड रीजन है, दिस इज द अनकैप्ड एंड। तो जैसे ही इसकी यहाँ पे लोडिंग हुई, ये भाग भाग के आरएनए पोल 2 के पास पहुंचेगी, और वहां से
जो है उसे कैचअप करने के बाद पोल 2 को फिजिकली डिसलॉज कर देगी, वहां पे कट लगा देगी और पोल 2 को रिमूव कर देगी वहां से, टॉर्पेडो की तरह भागती है। उसके बाद एलोस्टेरिक मॉडल, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था, कि यहाँ पे जब पॉली ए सिग्नल का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, फिर पॉलीमरेज में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। जब ये कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं तो इसकी वजह से जो पोल 2 है वो लेस प्रोसेसिव हो जाती है, तो वो ट्रांसक्राइब करना बंद कर देती है अपने कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से। दिस इज द अनदर एलोस्टेरिक मॉडल। तो इन दोनों मॉडल से ही ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाती है, डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। आफ्टर दैट ना द होल समरीज, पहले हमने आरएनए पॉलीमरेज देखे, उसके बाद हमने इनिशिएट किया। इनिशिएशन में पहले क्या आया, TF2D। TF2D के बाद आया था ए और बी। ए और बी के बाद आए थे एफ। एफ ने क्या किया था, आरएनए पोल 2 को लेकर आया था। और एफ के बाद आया था ई, और हुई थी हेलिकेज की रिक्रूटमेंट TF2H की। फिर बना था हमारा पूरा ओपन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इलोंगेशन, इलोंगेशन में फैक्ट आया था जो कि न्यूक्लियोसोम से डाइमर को रिमूव करके पास करा रहा था पोल को। फैक्ट था। सेवरल अदर मॉलिक्यूल्स थे जैसे कि ELL जो इलोंगेशन के रेट को बढ़ा रहा था, TF2S जो प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा था, देयर वाज काइनेज आल्सो, द इलोंगेशन फैक्टर्स। इलोंगेशन के बाद हुई थी 5 प्राइम कैपिंग, 7 मिथाइल गोनाजीन की कैप ऐड हुई थी, गुआनिन के 7th पोजीशन पे मिथाइल का ग्रुप, और डोनर था सैम। सैम से हमें मिथाइल ग्रुप मिला था। उसके बाद स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में हमने वेरियस वेरिएंट्स भी देखे, ऑल्टरनेटिव, ट्रांस, सेल्फ स्प्लाइसिंग, ग्रुप 1, ग्रुप 2, स्प्लाइसोसोम। आफ्टर दैट पॉलीएडिनाइलेशन, दैट इज टेलिंग। टेलिंग में हमने टेल ऐड की अराउंड 200 एडेनिन रेसिड्यूज की। ये काम और कैपिंग का काम हमने दो ही मेजर रीजन से किया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेडेशन, देन टर्मिनेशन, टॉर्पेडो एंड एलोस्टेरिक मॉडल। Now with this, we are done with transcription in eukaryotes. If you like it, then hit the like button, leave your comments below and subscribe the channel The Crunch Biochem. Thank you.